वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम जो स्पेसिमेन पेपर है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें जो सभी चैप्टर से लिया गया है मोटा मोटी, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अभी, ठीक है। ये लेंस से लिया गया है, तो आप देख सकते हैं। यदि आपके पास पेपर है, आपने डाउनलोड किया है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो ये लेंस है, इसका 2 पार्ट है। अपर पार्ट मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड लोअर पार्ट μ2। तो ऑब्वियसली ये अलग अलग है, तो इसका डेंसिटी अलग होगा, रिफ्रैक्शन अलग होगा। तो इफ़ द रेज आर कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, हाउ मैनी इमेजेस विल बी सीन। जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आता है तो आपको याद रखना है कि वो इमेज फोकस में बनेगा, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगा? फोकस में बनता है जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आता है। तो मान लीजिए एक रे आ रहा है ये यहाँ से, ठीक है। इस फर्स्ट पोर्शन में ये जा रहा है, तो एक्सिस तक ले जाइए, फिर इसको यहाँ पर फोकस से पास कीजिए। तो ये इसके लिए फोकस हो गया, ठीक है, F1। तो इसका मतलब और एक रे लेंगे तो वो भी यहीं आएगा, जो इस पार्ट से रिफ्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर पहला इमेज बनेगा, ये एक इमेज हो गया। अभी जो लाइट इस पोर्शन में गिरेंगे, ठीक है, ये अभी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो बेंडिंग अलग होगा। तो अभी यहाँ बताया नहीं गया कि μ1 μ2 कौन सा बड़ा है, तो बस अलग है, ये हम देख सकते हैं। तो यदि मान लीजिए ये μ2 बड़ा है, तो ये रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, है ना। तो ये जल्दी बेंड करेगा यहाँ पर। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये थोड़ा दूर जाके वो करेगा, बेंडिंग होगा। इसका मतलब देखिए, यदि ज़्यादा है, जो भी है यहाँ पर फोकस बनेगा, और यदि कम है तो ये इधर जाएगा, उससे भी दूर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से जो रेज आएंगे तो वो दूसरे पॉइंट में मीट करेंगे। तो इसका F2 हम यहाँ ले सकते हैं, मान लीजिए। तो इसका मतलब ये I2 यहाँ पर बनेगा, क्योंकि फोकस में बनना है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। इसका डेविएशन, बेंडिंग, रिफ्रैक्शन इससे अलग होगा, तो इसलिए अलग फोकस बनेगा, इसलिए अलग इमेज बनेगा। तो इसलिए आंसर है, तो इसके लिए एक इमेज, इसके लिए दूसरा इमेज। तो आंसर, सो 2 इमेजेस विल बी फॉर्म। तो हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन? 2 इमेजेस। बस इतने आपको लिखना है। तो आपको रीज़न समझ में आया, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अभी ये स्पेसिमेन में दिया है, तो एग्ज़ाम में आपको ये μ1 बड़ा है, μ2 छोटा है, ये किधर इमेज बनेगा मार्क कीजिए। ये इमेज यहाँ बन रहा है, एक इमेज यहाँ बन रहा है, एक इमेज इधर बन रहा है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो किसके लिए ये वाला होगा, किसके लिए ये वाला इमेज होगा। तो ऐसे करके थोड़ा सा क्वेश्चंस भी बना सकता है ICC। तो इस तरह से प्रिपेयर कीजिए। तो बेसिक क्या है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आएगा तो फोकस में इमेज बनेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो बेंडिंग अलग होगा, तो फोकस अलग अलग होंगे, तो अलग अलग जगह पे इमेज बनेंगे। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो बेंडिंग कम होगा, दूर में होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो जल्दी बेंड करेगा, तो फोकस उसका जल्दी होगा, फोकल लेंथ छोटा होगा। तो ये याद रखिए। तो इसके बेस में एक अलग टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप याद रख सकते हैं। चलिए अभी सेकेंड पार्ट में जाते हैं। अ ग्लास लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस, आइडेंटिफाई द लेंस। तो इसमें क्या करना है, तो एक एक करके जो कैरेक्टरिस्टिक एनालाइज करना है। तो जैसे यहाँ पर वर्चुअल इमेज, अभी वर्चुअल इमेज बोलने से आप कन्वेक्स या कॉन्केव डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही लेंस वर्चुअल इमेज बनाते हैं, और जब वर्चुअल होगा तो वो इरेक्ट होगा, ठीक है। तो अभी ये दोनों से पता नहीं चलेगा। वर्चुअल होने से दोनों लेंस हो सकता है, इरेक्ट में भी दोनों लेंस हो सकता है। अभी आगे वाला देखिए, डिमिनिश्ड, ये आपको बताएगा। तो जो कॉन्केव लेंस होता है वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, वर्चुअल डिमिनिश्ड। और जो वर्चुअल इमेज बनाता है कन्वेक्स लेंस, वो मैग्नीफाइड होता है। तो इसलिए वर्चुअल दोनों ही लेंस बनाते हैं। इसलिए एक एक करके प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स जांच कीजिए, फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए। तो यहाँ क्योंकि वर्चुअल डिमिनिश्ड है,
तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये आंसर हो जाएगा कॉन्केव लेंस। इसलिए जल्दीबाजी मत कीजिए, अच्छा से देखिए, वहाँ पर कुछ उसको डायग्राम बनाने भी आया है पिछले प्रीवियस ईयर्स में, ऐसे प्रॉपर्टी दिया है, अभी डायग्राम बनाओ। तो ये डिसाइड करना है कॉन्केव लेंस, उसके बाद उसको डायग्राम बना के भी दिखाना है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये हो गया। अभी तीसरा क्वेश्चन जो है, सॉरी सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, ये हाउस होल्ड सर्किट से दिया है। तो यहाँ पर जो है अर्थिंग के बारे में, तो हम देख सकते हैं पहला डायग्राम है, ठीक है। पहला डायग्राम ये इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट किया है, ये मेटालिक केस है, ये अर्थिंग किया है इसमें मेटालिक केस को, और एक यूज़र है वो टच कर रहा है, मेटालिक पार्ट को टच कर रहा है, और बताया फ्यूज़ जो है लाइव वायर में लगाया है दोनों में, ये फ्यूज वायर लाइव वायर में लगाया है दोनों में, ठीक है। वो फ्यूज वायर लाइव वायर में ही होता है, ये ठीक है, इसको सोचने वाला बात नहीं। अभी सेकेंड डायग्राम में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक आयरन है, सेम है सिचुएशन, लेकिन जो अर्थिंग है वो न्यूट्रल वायर को किया है, ठीक है। ये अर्थिंग जो है वो न्यूट्रल वायर में किया है। तभी कौन सा सर्किट सेफर है, कौन सा सर्किट सेफ है यूज़र के लिए। तभी आप देख सकते हैं, जो यदि पावर लीक होता है, लाइव वायर कम्स इन कांटेक्ट विद द मेटालिक केस, ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा मेटालिक केस में। लेकिन क्योंकि अर्थिंग इज़ डन द मेटालिक केस, तो करंट को एक इजी पाथ मिलेगा ग्राउंड में जाने के लिए, ठीक है। और ग्राउंड का पोटेंशियल 0 है, और ग्राउंड का पोटेंशियल 0 है, और लाइव वायर का पोटेंशियल 220 वोल्ट दिया है, यहाँ पर वोल्ट भी दिया है, तो इसलिए ये 0 वोल्ट होता है। तो करंट यहाँ से जाएगा, तो हमारे थ्रू से नहीं जाएगा, यूज़र के थ्रू से नहीं जाएगा, उसका हायर रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि अर्थ वायर का लोअर रेजिस्टेंस रहता है, तो ये सेफ है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें यदि करंट लीक हो गया, तो इसमें ये मेटालिक केस इज़ नॉट अर्थ, तो यहाँ से जो करंट अभी ये यूज़र के थ्रू से ही जाएगा, दूसरा पाथ नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक शॉक इसको लगेगा, ये यूज़र को लगेगा, तो इसलिए तो ये है आंसर ए हो, तो आंसर ए इज़ सेफर, ठीक है। तो इस तरह से लॉजिकली मीनिंगफुली आपको पढ़ना है। अभी थर्ड पार्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू चेंज हाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ टू लो ईएमएफ एट सेम फ्रीक्वेंसी, तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर देखिए हाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ, हाई से लो से जा रहा है, हाई से लो में जा रहा है, तो हाई टू लो, तो इसका आंसर होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आपको याद रखना है वोल्टेज के हिसाब से अप एंड डाउन हम बोलते हैं। जैसे ये वोल्टेज हो गया है ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू लो वोल्टेज, तो हाई टू लो तो स्टेप डाउन, लो टू हाई स्टेप अप। लेकिन इसमें क्या होता है, करंट उल्टा होता है। तो जैसे हाई ईएमएफ रहता है तो करंट लो रहता है, तो इसमें लो टू हाई होगा करंट। तो कभी आपको दे सकता है द ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज लो करंट टू हाई करंट, तो लो टू हाई आप सोचेंगे स्टेप अप होगा, तो करंट दिया है तो उसके उल्टा होगा। इसलिए वोल्टेज के हिसाब से स्टेप अप स्टेप डाउन होता है, फिर करंट का जस्ट उल्टा हो, ठीक है। तो ये ऐसे करके याद रखना, क्योंकि आईसीएसई बाद में क्वेश्चन पूछेगा तो ट्रिकी वे से, तो आप उसको आंसर दे सकते हैं। फिर स्टेट वेदर द टर्न रेशियो इज इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। तो जो टर्न रेशियो होता है ये NS बाई NP, ठीक है, NS बाई NP। जो सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी में जो आउटपुट होता है, ठीक है, इसमें लो EMF है, तो इसमें ये सेकेंडरी में है और इनपुट है प्राइमरी में। तो अभी इसमें सेकेंडरी में
लो ईएमएफ बनाना है और ईएमएफ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, लो ईएमएफ करना है तो लेस करना पड़ेगा। तो NS/NP जो है क्या हो जाएगा, लेस देन 1, क्योंकि NS इज लेस देन N। तो ये टर्न रेशियो लेस देन 1। तो इस तरह से आप ट्रांसफार्मर का डायग्राम, इसका डायग्राम भी पूछ सकता है, तो करंट के बारे में पूछ सकता है, और किस में ज़्यादा करंट है, किस में कम करंट है। तो ये सब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट, इसमें कैलोरीमेट्री से न्यूमेरिकल दिया है। अभी कैलोरीमेट्री का न्यूमेरिकल इसमें फर्स्ट पार्ट में जो दिया है वो फर्स्ट पार्ट यानी कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इससे आता है, तो यही दिया है यहाँ पर। तो एक सॉलिड है जिसका मास 60 ग्राम है, ठीक है। सॉलिड का मास कितना है, 60 ग्राम, और टेम्परेचर इसका है T1 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका फाइनल टेम्परेचर हो गया 25। तो इधर सॉलिड का लिखिए और उधर वाटर का लिखिए। तो वाटर का मास है 150 ग्राम, ठीक है, 150 ग्राम, और T2 है 20 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर यहाँ चेंज होके 25 डिग्री सेल्सियस में आया। तो ये इधर जाएगा और ये आएगा इधर, तो कॉमन टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अभी ये जो है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में, इनिशियली देखिए 100 डिग्री सेल्सियस में, और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस में। तो कौन सा हॉट बॉडी है, तो ये सॉलिड इज़ हॉट बॉडी एंड वाटर इज़ कोल्ड बॉडी। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, हीट गेन इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो इसलिए अभी डिसाइड करना है कौन हीट लूज़ करेगा, है ना। तो इसलिए हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी यानी कि सॉलिड। तो फार्मूला कौन सा है, देखिए इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो MC डेल्टा T लगाइए, तो M1 C1 डेल्टा T1। तो जो चेंज इन टेम्परेचर ये, तो कितना होगा, तो M, और एक बात यहाँ पर क्या है देखिए, ये हीट कैपेसिटी निकालने बोला, ये तो ट्रिक है। तो यदि आप देखते हैं तो हीट कैपेसिटी होता है M/C, ये, तो इसका मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड बोला है, तो ये आपको निकालना है। तो यहाँ आप H लिख सकते हैं, H इंटू, तो मास पुट करने का ज़रूरत नहीं है, और यदि मास पुट करके आप C निकालते हैं फिर वो फार्मूला लगाते हैं तो भी सही है, वो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा 1-2 स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए ये ट्रिक है MC निकालने वाला। तो हालांकि मास दिया है ना, मास दिया है, तो हम मास को पुट नहीं करेंगे। तो डेल्टा T अभी किसका है, ये हॉट बॉडी यानी कि सॉलिड का है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 20 डिग्री 25 डिग्री 100 डिग्री, तो ऐसे करके लिखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए सॉलिड 100 में था, अभी 25 में आया, तो इसलिए H इंटू 100 माइनस 25, 100 था 25 में आया, तो कितना चेंज हुआ, तो ये 75H जूल। अभी हीट गेन्ड बाय वाटर या कोल्ड बॉडी, तो आपने डिसाइड कर लिया। तो इसका भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कोई स्टेट चेंज नहीं है, तो इसमें भी फार्मूला MC डेल्टा T लगाना है। तो M क्या है, अभी हम किसका निकाल रहे हैं, ये कोल्ड बॉडी यानी कि वाटर का निकाल रहे हैं, वाटर का। तो वाटर का वैल्यूज देखिए, इससे कंफ्यूज नहीं होना। मास ऑफ वाटर 150 ग्राम, क्या यूनिट चेंज करना है, ग्राम से केजी में करना है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए इसमें भी
जो कांस्टेंट वैल्यूज़ दिए हैं वो ग्राम में ही है, इसलिए 4.2 इंटू डेल्टा टी, ये जो डेल्टा टी होता है ये वाटर के लिए निकाला, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए। वाटर का पहले कितना था 20, बाद में 25, ये 25 दोनों का है, तो ये वाटर के लिए भी लेना है, इसके लिए भी लेना है फाइनल टेम्परेचर। तो 25 हो गया, पहले था 20, तो 25 जो बड़ा है उसको ले लीजिए पहले, 25 माइनस 20 कीजिए, फिर इसको सॉल्व करना। तो 150 इंटू 42/10 इंटू ये 5 होगा, तो ये कैंसिल कर दीजिए 21, तो 15 इंटू 21 जूल। अभी हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, तो हमारे पास 75H इज इक्वल टू 15 इंटू 21, तो H इक्वल्स टू क्या होगा 15 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 75। तो अभी इसको हम पुट कर देंगे और कैंसिल करेंगे, तो यहाँ 150 था, ये 150 होना चाहिए, तो 150 इंटू 21, H इक्वल्स टू ये 150 इंटू 21/75, तो ये कैंसिल कर दीजिए, तो हो गया 42, तो H इक्वल्स टू 42 जूल पर डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया हीट कैपेसिटी। तो इस तरह से आंसर हमें निकालना। तो आपको जो मार्क दिया जाएगा तो आप मार्किंग स्कीम में भी देख सकते हैं। तो मार्किंग स्कीम में ये जो निकालेंगे आप, जैसे हीट लॉस्ट, हीट गेन, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें 1 मार्क्स दिया जाएगा, और सॉल्व करके राइट आंसर, राइट यूनिट, फिर उसमें 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस हैं, तो ये तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th पार्ट में, नेम द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर, तो इसमें आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, फ्लक्स को चेंज करते हैं बाय रोटेटिंग द कॉइल। ओके, फ्लक्स को चेंज करते हैं। तो आप सिर्फ नेम द प्रिंसिपल लिखा, तो मेन जो प्रिंसिपल है, स्टेट इट्स वन यूज। अब इसको टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर, है ना, ये हो सकता है, और तो ऐसे लिख सकते हैं टू जनरेट बैकअप पावर इन केस ऑफ मेन सप्लाई फेलियर। तो ये हो सकता है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में यूज होता है, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन में यूज होता है ना, घर में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़ हो गया। फिर नेक्स्ट 6th पार्ट है, नेम द रेडिएशन दैट आर एमिटेड बाय न्यूक्लियस व्हिच इज़ हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो अल्फ़ा बीटा गामा न्यूक्लियस से निकलते हैं ड्यूरिंग न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन, तो उसमें गामा का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है, इसलिए इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फिर सेकेंड पार्ट है, डज दिस एमिशन, यानी कि डज द एमिशन ऑफ गामा रेडिएशन रिजल्ट इन द चेंज इन द मास नंबर। तो आंसर है नहीं है। तो जैसे एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम रहेंगे, क्योंकि ये एनर्जी है, इसलिए इसे मास नंबर, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए ये एनर्जी लूज करेगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट, ये स्टेबल स्टेट में आ जाएगा बाय लूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन। तो इसलिए देयर इज़ नो चेंज इन द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो ये मास नंबर पूछा है तो आप नो लिखिए। तो इस तरह से हम जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने वाला नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से।
चलिए 7th पार्ट में हम जाते हैं। यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी, फिर ये मिक्स्ड क्वेश्चन हो गया, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भी ये क्वेश्चन रिलेटेड है। तो अभी इसमें जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें इधर में न्यूट्रॉन, इधर प्रोटॉन्स, ये ग्राफ प्लॉट किया गया है फॉर ABCDE एटम्स के लिए। ए का 144 न्यूट्रॉन है और 88 प्रोटॉन्स है, ठीक है। ऐसे ही 144 न्यूट्रॉन रहेगा बी में और 90 प्रोटॉन्स रहेगा, और सी डी में भी ये ग्राफ से पता कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन है आपको कि व्हेन द एलिमेंट सी डिपिक्टेड इन द ग्राफ अंडरगोज रेडियो एक्टिविटी के इट रिलीजेस रेडियो एक्टिव रे। तो ये जो सी है ये निकाल अल्फ़ा बीटा गामा देगा, अभी इसमें से पता करना है, ठीक है। सो व्हेन these rays are directed into the plane of the paper in the presence of magnetic field, they experience deflection causing them to move upwards। अभी ये C क्या करेगा, अल्फ़ा या बीटा या गामा देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अभी क्या है वो हमको पता करना। अभी ये अल्फ़ा ये जो भी दिया है उसको ऐसे करके ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू मतलब ऐसे, इनटू द बोर्ड ऐसे करके, आउट ऑफ द बोर्ड ऐसे आपके तरफ, इनटू द बोर्ड ऐसे, तो ऐसे दिया है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर नॉर्थ साउथ आप देख सकते हैं। तो क्या देखा गया कि ये रे जो है ऐसे जाके ऊपर की तरफ आता है, यानी कि ऐसे डिफ्लेक्ट होता है। तभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा रे एमिट हुआ। तभी हम फोर्स निकालेंगे, ठीक है, डिफ्लेक्शन फोर्स। अभी F जो होता है वो लेफ़्ट में होता है, तो इसलिए फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो याद रखिए, ये एक आइडिया मैं बता दे रहा हूँ। फोर्स का डायरेक्शन है, डेविएशन का डायरेक्शन निकालना है तो फोर्स, और F इज़ देयर इन द स्पेलिंग ऑफ लेफ़्ट, तो लेफ़्ट हैंड रूल लगाइए, जो कि यहाँ पर पूछा भी है, ठीक है। तो नेम द रूल, तो फ्लेमिंग्स अच्छा यहाँ मैं लिख देता हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक्चुअली ये रूल है, कोई लॉ नहीं है, जस्ट अ रूल है। तो क्वेश्चन में लॉ पूछा है, एक्चुअली वो लॉ नहीं है, वो एक रूल है। तो ये आंसर हो गया। तो क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिफ्लेक्शन देखना है, ठीक है। तो अभी आपको लेफ़्ट हैंड यूज़ करना, अभी लेफ़्ट हैंड में ऐसे सेट करना। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, हाँ ये करंट के डायरेक्शन में होगा, और ये फोर्स का डायरेक्शन में होगा। तो अभी इस केस में हमें डिफ्लेक्शन दिया है ऊपर की तरफ, तो आपका थंब जो है ऊपर होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए, नॉर्थ से साउथ। तो याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये जो दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ से साउथ होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, ये तो ऐसे रखना पड़ेगा। लेफ़्ट हैंड फिर सेट करेंगे ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है, ऐसे रहेगा। फिर हमें जो दिया है उसको इसके डायरेक्शन में सेट करना। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो ऐसे रखिए, ठीक है। और देखिए ये फील्ड जो है ऊपर की फोर्स जो है ऊपर की तरफ आ गया, तो करंट जो है ये इधर आना चाहिए, ठीक है। करंट ये इधर आना चाहिए, तो करंट इधर आना चाहिए। अभी यहाँ थोड़ा सा और कंसेप्ट आपको यूज़ करना है। हमें पूछा गया है कि अल्फ़ा है या बीटा है या गामा है ना। तो गामा तो नहीं होगा क्योंकि ये डिफ्लेक्शन कर रहा है, गामा डिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वो हट गया। अभी अल्फ़ा और बीटा में आपको देखना है, और ये जो रेज़ है उधर जा रहे हैं, उधर जाके ऐसे ऊपर में आ रहे हैं। तो अभी हमने जब लेफ़्ट हैंड रूल लगाया तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड उधर, डिफ्लेक्शन ऊपर में है दिया है, तो करंट इधर होना चाहिए। अभी
पार्टिकल रेडिएशन जा रहा है उधर और करंट इधर होना चाहिए। अब मान लीजिए करंट का डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है, याद कीजिए। तो अभी करंट इधर है तो पॉजिटिव चार्ज इधर आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल इधर आना चाहिए, इसमें अल्फ़ा पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव है, तो अल्फ़ा इधर आना चाहिए। लेकिन पार्टिकल दो रेस तो उधर जा रहे हैं, तो इसलिए अल्फ़ा नहीं हो सकता है ना। अल्फ़ा इधर आएगा तभी ऊपर फोर्स होगा इसके हिसाब से। अभी मज़े की बात क्या है कि बीटा जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है और वो डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट। तो देखिए करंट इधर होना चाहिए तो पक्का जो बीटा उधर फ्लो कर रहे हैं और वही है उधर ही फ्लो कर रहे हैं, तो बीटा उधर फ्लो करने की वजह से करंट इधर हो रहा है, तो ये हमारा सेटअप हो गया। तो बीटा उधर जा रहे हैं तो करंट इधर होने की वजह से हम उल्टा लेंगे, ठीक है। तो बीटा हम लेंगे और बीटा जो है ऊपर आ रहा है, तो इसलिए ये बीटा पार्टिकल होगा। तो नेम द रेडिएशंस एमिटेड बाय सी, तो ये हो गया बीटा। तो पहला आंसर हो गया, पहला आंसर बीटा पार्टिकल या बीटा रेडिएशन। अभी आपको मैं फिर से समझाता हूँ। ये ऊपर की तरफ फोर्स दिया है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, तो करंट इधर होना चाहिए, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करना चाहिए। अब दोनों ही चार्ज उधर ही मूव कर रहे हैं, अल्फ़ा भी उधर ही कर रहा है होने से बीटा भी उधर ही कर रहा है, तो अल्फ़ा इधर फ्लो करेगा तभी ऊपर होगा, तो अल्फ़ा नहीं होगा और बीटा होगा, क्योंकि बीटा उधर होने से ही करंट इधर होता है, बिकॉज बीटा इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इसलिए करंट इधर मतलब बीटा पार्टिकल उधर फ्लो कर रहे हैं, जो कि असली में बीटा उधर ही फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से करंट इधर हो सकता है, इसलिए फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। तो इसलिए ये बीटा पार्टिकल होगा या बीटा रेडिएशन होगा। सो आइडेंटिफाई द डॉटर एलिमेंट फ्रॉम द ग्राफ। अभी ये जो सी है, सी क्या कर रहा है, सी बीटा एमिट कर रहा है। तो बीटा एमिट करने के बाद ये क्या बनेगा, डी बनेगा, ई बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा। तो यही आपको क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द डॉटर एलिमेंट। डॉटर एलिमेंट मतलब होता है जब एमिशन के बाद जो नया जो न्यूक्लियस बनता है, नया एलिमेंट बनता है, उसको डॉटर बोलता है। और सी इसमें हो गया पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट उससे निकल रहा है, उससे एमिट कर रहा है। तो ये याद रखिए। फिर अभी हम कैसे पता करेंगे कौन सा है, तो जब सी बीटा एमिट करता है तो न्यूट्रॉन एक कम हो जाता है, एक न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाता है, तो न्यूट्रॉन एक कम हो गया और प्रोटॉन एक बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ से न्यूट्रॉन और बीटा पार्टिकल बनता है। तो अभी याद रखिए, अभी सी में कितना न्यूट्रॉन है, देखिए 146, एक कम हो गया तो 145 होना चाहिए, है ना। 140 न्यूट्रॉन होना चाहिए, 145। और प्रोटॉन कितने होने चाहिए, प्रोटॉन जो है एक बढ़ जाएगा, तो इसका प्रोटॉन है 93, अब 94 हो जाएगा, तो 94 वाला ये है और ये तो ई बन रहा है, ठीक है। तो ग्राफ से आप देख लीजिए, ग्राफ से आप देख सकते हैं ई का 145 है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ग्राफ में, ये तो आप यहाँ पर ई है। तो आप फिर से बता रहा हूँ, 146 है सी का, एक न्यूट्रॉन चला गया तो 145 होना चाहिए, 145 के लाइन में ई है और प्रोटॉन एक बढ़ जाता है, तो यहाँ पर सी का है 93, तो 94 हो जाएगा जो कि ई है, तो दोनों मिल रहा है इसमें। तो इसका मतलब है बी, ये हो गया ई, तो एलिमेंट ई। तो समझ में आया। फिर सी का आंसर मैंने बता दिया। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, तो अच्छा से बेसिक्स याद करके आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, ये बीटा एमिशन कर रहा है, लेफ़्ट हैंड रूल लगाना है, ठीक है। और बीटा के डायरेक्शन के अपोजिट में करंट लेना है, क्योंकि बीटा नेगेटिव होता है और करंट का
पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में लेते हैं, तो उसके बाद हो गया। जब सी एमिट करेगा बीटा तो न्यूट्रॉन में एक कमी आएगा और प्रोटॉन एक बढ़ेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन बन जाता है और इलेक्ट्रॉन बन जाता है ये। तो इसलिए हम क्या लेंगे, न्यूट्रॉन एक कम, तो 146 था इसका सी का, एक कम लेंगे और इसका ये लेंगे, तो ठीक ई आ रहा है, तो आंसर होगा ई। और इसमें हमने लेफ्ट हैंड रूल लगाया। थैंक यू। तो इस तरह से आप बेसिक अच्छा से क्लियर कीजिए तो आपको भी समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।